संविधान क्या है? एक दस्तावेज है, जैसे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आप कह दीजिए लीगल भी हो सकता है, एक विधिक दस्तावेज है जो राज्य की संरचना, जो राज्य की संरचना, जो राज्य की संरचना तथा राज्य के प्रशासन, जो राज्य की संरचना तथा राज्य के प्रशासन, प्रशासन तथा राज्य के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत का वर्णन करता है, का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त लोगों के अधिकार, लोगों के अधिकार एवं कर्तव्य, लोगों के अधिकार एवं कर्तव्य का भी वर्णन करता है। तो राज्य क्या है? एक विधिक दस्तावेज है जो राज्य की संरचना, राज्य के प्रशासन, राज्य के सिद्धांत का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त लोगों के अधिकार एवं कर्तव्यों का भी वर्णन करता है। यही क्या है? संविधान। अब मैं आपसे पूछा कि अब भारत के संविधान को आप परिभाषित करिए। दो टर्म हुआ, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा टर्म कहा कि भारत के संविधान को परिभाषित करिए। तब क्या करेंगे? तो भारत के संविधान में दस्तावेज में लिख देंगे लिखित दस्तावेज, बस। क्योंकि भारत का संविधान क्या है? लिखित है। तो लिखित संविधान दुनिया में सर्वप्रथम कहां पर आया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वही कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया भारत में। तो अब ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज दो तरह का होता है। एक कैसा होता है? लिखित होता है, और एक कैसा होता है? अलिखित होता है। अब लिखित संविधान का किसका है? सबसे पहले अमेरिका का था, और फिर कहां पर आया? अलिखित। अलिखित कहां पर था? अलिखित कहां का था? ब्रिटेन का। अलिखित का मतलब होता है कि ऐसे देश जहां पर प्रथा, परंपराएं और जो प्रेसिडेंट हैं, जो न्यायालय के द्वारा निर्णय दिए हैं, उसके आधार पर देश का संचालन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलिखित। जो नेचुरल जस्टिस के नियमों के आधार पर चलेगा, साम्या के नियमों की, इक्विटी के आधार पर चलेगा, तो ऐसे नियमों को हम क्या कहते हैं? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? मे बी रिटन, मे बी अनरिटन। क्लियर है? तो आपके फैमिली का भी संविधान कैसा है? अनरिटन है ना, कि किसी फैमिली में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है ना, लेकिन आप लोग फॉलो करते हैं ना? करते हैं नहीं? शाम को अपने घर से बात करते हैं, अपने पापा से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, ठीक है, अपने किसी चाहने वाले से बात करते हैं, सबका अपना अपना बात है ना स्ट्रक्चर। तो बस समझ लीजिए यही है संविधान। हम इसे, अब मैंने कहा जो राज्य की संरचना, संरचना का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर? अब देखिए संरचना का मतलब हुआ, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? देखिए राज्य के जो है 3 अंग होते हैं। जो राज्य है एकदम बेसिक से समझिए, और जब बेसिक से समझेंगे तभी। राज्य के 3 अंग होते हैं। पहला जो होता है वो आपकी होती है कार्यपालिका, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। दूसरा जो होती है वो आपकी होती है विधायिका। क्या होती है? विधायिका। और तीसरी जो होती है आपकी होती है न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, जो होता है, कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए 2 संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं कौन सी होती हैं? एक होती है सिविल सर्विस, सिविल सेवक, सिविल सेवक। दूसरा कौन सा होता है? मंत्री परिषद। कौन होता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। विधायिका में कौन होता है?
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। न्यायपालिका में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ये कहां पर है? नेशनल लेवल पर। ये कहां पर है? स्टेट लेवल पर। और ये कहां पर है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। विधायिका में क्या है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। अब जो राष्ट्रपति होता है वो अंग तो होता है, लेकिन वो उसकी बैठक, क्योंकि जो अधिवेशन की स्टार्ट होगा कौन करता है भाषण? राष्ट्रपति करता है। तो जो भी एक्ट बनते हैं, जो भी बिल बनता है, तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति क्या देगा? अपनी कंसेंट नहीं देगा। तो इसलिए इसको क्या माना गया? विधायिका का पार्ट। ठीक है, अब इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। अभी तक इसके मैंने कहा संरचना में राष्ट्रपति के बारे में मैंने बात किया कि ये 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका किस पर कार्य करेगी? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे, ये सदस्य या तो लोकसभा के सदस्य होंगे या तो राज्यसभा के, या तो लोकसभा के सदस्य होंगे या तो राज्यसभा के। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह राष्ट्रपति को दिया जाएगा, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए क्या है? बाध्य है कि नहीं? ना वो दायित्व नहीं है, बल्कि वो क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के प्रति, वो लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है, ना कि राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगा उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति क्या हो गया? नॉमिनल हेड हो गया, नाम मात्र का प्रमुख हो गया। और वास्तविक सत्ता किसके पास आ गई? मंत्रिपरिषद। और जिसका प्रमुख कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। तो संरचना क्या हो गई कि मंत्रिपरिषद क्या है? वास्तविक प्रमुख है, और राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का प्रमुख। और जब मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होगा, तो ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था कौन सी व्यवस्था हो गई? संसदीय व्यवस्था हो गई। क्योंकि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 75 का खंड 3, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपुल। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 सब खंड 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संसदीय व्यवस्था को। या तो मैंने कहा राज्य की संरचना, तो राज्य की संरचना में क्या है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी, कार्यपालिका वही कार्य करेगी, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये व्यवस्था क्या कहला रही है? संसदीय व्यवस्था। और कहां पर दिया है? अनुच्छेद 75 का खंड 3। देख लीजिए, यह भी सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद संसदीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ओरिजिनल आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 75 का खंड 3। राष्ट्रपति क्या हो गया? नॉमिनल हेड हो गया, और वास्तविक प्रमुख कौन हो गया? मंत्रिपरिषद। अब इसी के द्वारा क्या करेगी? पूरी प्रशासनिक काम करेगी। तो प्रशासन में कौन काम करेगा? सिविल सेवक। सिविल सेवक क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नियुक्त होते हैं, जिसको हम IAS IPS कहते हैं। स्टेट के स्तर पर नियुक्त होते हैं, जिसे हम SDM और अदर्स पार्ट के कहते हैं। तो ये भी क्या कहते हैं कि प्रशासन को क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये भी किसके पार्ट हो गए? कार्यपालिका के। तो आपको समझ में आया कि राज्य की संरचना एवं प्रशासन के साथ साथ राज्य के सिद्धांतों का वर्णन करता है। सिद्धांत क्या है? संसदीय व्यवस्था। सिद्धांत क्या है? संसदीय व्यवस्था। अब आइए संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद। अब देखिए, अगर इस शब्द को देखते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है संविधान और दूसरा शब्द है वाद। अगर हिंदी व्याकरण में किसी शब्द के लास्ट में वाद शब्द लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस वाद के में
में क्या नेचर चेंज आता है, वह शब्द उस विषय की या उस शब्द की व्यवहारिकता का प्रदर्शन करता है। तो संविधान क्या है, सिद्धांत, और जैसे ही उसमें वाद लग गया वैसे ही उसकी व्यवहारिकता का प्रदर्शन हो जाता है। तो संविधानवाद कुछ और नहीं बल्कि संविधान का ही व्यवहारिक स्वरूप है। संविधान में जो नियम दिए गए हैं, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, वही क्या है, संविधानवाद है। उदाहरण के तौर पर लीजिए, मोदी साहब को हमने क्या चुन लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी साहब देश के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब को हमने कितने सालों के लिए चुना, 5 सालों के लिए। हमने कहा कि 5 साल तक आप शासन कर सकते हैं इफ अगर आपकी बहुमत लोकसभा में है। अगर बहुमत आपका लोकसभा में नहीं है तो आप 5 साल के पहले भी हट सकते हैं। मोदी साहब ने कहा कि नहीं, हम 5 साल नहीं करेंगे, हम 10 साल करेंगे शासन। तो ऐसी स्थिति में मोदी ने क्या किया, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया। तो इसका मतलब भारत में अब संविधानवाद नहीं है, क्योंकि संविधान में जो लिखा है उसके बियॉन्ड आपने पावर का प्रयोग कर दिया। तो जहां पर आपने पावर यूज किया वहां पे क्या हुआ, संविधानवाद नहीं है। जैसे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का अपना संविधान है, शेख हसीना को छोड़कर इंडिया आना पड़ा, इसका मतलब वहां का संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं। जब संविधान के हिसाब से वह राज्य शासन ना करे तो ऐसी स्थिति में वहां पे संविधानवाद नहीं पाए। अब आते हैं संवैधानिक विधि। बहुत आसान सा है, संवैधानिक विधि भी बहुत आसानी से समझेंगे। संवैधानिक विधि, अब देखिए संवैधानिक में विधि शब्द भी लग गया। अब संवैधानिक विधि का मतलब क्या होता है, संवैधानिक विधि जो है वो 2 आयामों से मिलकर बना है। पहला जो आयाम है वो है विधिक तथ्य, क्या होगा, विधिक तथ्य, और दूसरा जो होगा वो गैर विधिक तथ्य। तो संवैधानिक विधि में विधिक तथ्य और गैर विधिक तथ्य। अब विधिक तथ्य का मतलब क्या होता है और गैर विधिक तथ्य का मतलब क्या होता है। विधिक तथ्य का मतलब होता है कि जैसे संसद एवं राज्य विधानसभाओं के द्वारा कोई कानून बनाया जाए, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के द्वारा कोई कानून, लिखिए मत, मैं बता रहा हूं, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के द्वारा कोई कानून बनाया जाए तो ऐसे कानूनों को हम क्या कहेंगे, विधिक तथ्य। गैर विधिक तथ्य का मतलब होता है कि जैसे प्रथा होती हैं, रूढ़ियां होती हैं, आपकी परंपराएं होती हैं, आपकी नैतिकता होती है, ये सारी चीजें क्या हैं, गैर विधिक तथ्य, जिसका विधि का कोई स्वरूप नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति विवाह करता है तो विवाह के, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जाएं तो हिंदू मैरिज एक्ट क्या है कि विधिक तथ्य हो गया है, क्योंकि संसद ने क्या बना दिया है, कानून बना दिया है। और आपकी एक परंपरा थी 7 स्टेप, 7 जब तक पूरे ना हो फेरे 7 तब तक दुल्हन नहीं, दुल्हन 7, है ना। तो वो क्या हो, तब तक आपका विवाह कंप्लीट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन जब आप हिंदू विवाह के परंपराओं के आधार पर जाएंगे तो वो 7 स्टेप तो है नहीं, उसके अलावा पता नहीं कितनी प्रथाएं और परंपराएं हैं। आपका तिलक चढ़ेगा, दुबराचार होता है, पता नहीं कौन कौन से 4 होते हैं। शादी उदी जब होगी तो अनुभव आपको मिलेगा। 7 फेरे भी उसमें से एक है। 7 फेरों के अलावा मंगलसूत्र पहनाना, मांग में सिंदूर भरना, दुनिया भर के जो सिस्टम है वो सब क्या हो गई, गैर विधिक तथ्य हो गए। अगर यही गैर विधिक तथ्य संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने लगे तो यही क्या हो जाएंगे, संवैधानिक विधि का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे तलाक बिद्दत, मुस्लिम लॉ में 3 तलाक, जो व्यक्ति अपनी महिला को, अपनी पत्नी को 3 बार एक तुहर में तलाक 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 कर दे तो ऐसी स्थिति में वो तलाक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आपने देखा कि तलाक कंप्लीट हो गया, एक तुहर में कंप्लीट हो गया, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का जो अधिकार था वो तो समाप्त हो गया, उनकी राइट टू लाइफ समाप्त हो गई, इक्वलिटी समाप्त हो गई, महिलाओं को अधिकार ही नहीं है कि वो तलाक दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तलाक बिद्दत संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कहता है। मुस्लिम लॉ ने क्या कहा कि नहीं भैया, ये हमारा पर्सनल लॉ है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी विधि है, और ये परंपराएं क्या है, सही है। तो संविधान ने कहा कोई भी परंपरा, कोई भी विधि, कोई भी तथ्य तब तक सही नहीं है जब तक वो संविधान के अनुसार नहीं होगा। और ये किसका हिस्सा हो गया, संवैधानिक विधि का। तो कोई भी ऐसी परंपरा, कोई भी ऐसी रीति, कोई भी ऐसा कस्टम
जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे वो सारे संवैधानिक विधि के हिस्से बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर और लीजिए, एक जनजाति है मालिस, उड़ीसा में एक ट्राइब्स है, उस ट्राइब्स का नाम है मालिस। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, मालिस, इस जनजाति का नाम है मालिस। इस जनजाति में जब कोई महिला पैदा होती है, लड़की, तो उस लड़की की 3 बार शादी की जाती है। कितने बार? 3 बार शादी की जाती है। 2 बार बिना दूल्हे के, फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम विदाउट मेल, और थर्ड दूल्हे के साथ। थर्ड जो शादी होती है दूल्हे के साथ होती है जब उसकी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो जाती है, लेकिन पहली दूसरी जो शादी है बिना दूल्हे की होती है। अब क्या ये परंपरा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है? भाई शादी कर रहे हो तो जब शादी तो तब होगी ना जब दूल्हे के साथ हो। ये तो उनकी प्रथा एवं परंपराएं हैं। वो 1 बार 2 बार शादी कर रहे हैं, एक बार पेड़ से कर दे रहे हैं, दूसरी बार किसी से कर दे रहे हैं, तो एक परंपरा है। ये परंपरा किसी भी रूप से वायलेशन कर रही है आपके मूल अधिकार का? नहीं। वायलेशन तो तब होगा जब ये तीनों शादी भी दूल्हे के साथ होती, तब तो वायलेशन होता। तो ऐसी स्थिति में जब ये परंपरा संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही है तो इसके लिए कोई आप सवाल नहीं उठाएंगे। तो संवैधानिक, जैसे समलैंगिकता का मुद्दा हो गया कि कोई भी व्यक्ति समलैंगिक है या नहीं, तो जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो समलैंगिकता अपराध थी, लेकिन वर्तमान समय 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। ये चेंज हुआ ना। ये चेंज कैसे हुआ? यही क्या है? भाग है आपका संवैधानिक विधि का। इसी को क्या पढ़ना है? संवैधानिक विधि के अंतर्गत।